तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड 1910 से 1967 के बीच में रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाजवादी थिंकर रहे हैं। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के जिला फैजाबाद के अकबरपुर कस्बे में हुआ था। बैस परिवार में जन्मे लोहिया को उनका उपनाम लोहिया इसलिए मिला क्योंकि उनके परिवार में अनेक पीढ़ियों से लोहे का व्यापार चल रहा था। अपने पिता श्री हीरालाल से उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति उत्तराधिकार में प्राप्त की। वह एक ऐसे माहौल में पले बढ़े जो जातिवाद के पूर्वाग्रह से रहित था, यानी कि जातिवाद नहीं था। कुल मिला के जो जाति के लिए पूर्वाग्रह होते हैं जातिवाद के लिए, वो उनके अंदर तो नहीं था कम से कम। सन 1929 में उन्होंने कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज से बीए ऑनर्स किया तथा 1932 में बर्लिन जर्मनी के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1934 में उन्होंने कलकत्ता से कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका निकाली और उसी वर्ष कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 1934 में इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पत्रिका निकाली थी। फिर जर्मनी में लोहिया ने मार्क्स व हेगल के विचारों का अध्ययन किया। सन 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस द्वारा स्थापित विदेश विभाग का मंत्री बनाया। सन 1947 में उन्होंने स्वराज क्यों और कैसे नामक हिंदी पुस्तिका प्रकाशित की। सन 1939 में युद्ध विरोधी प्रचार के लिए लोहिया प्रथम बार बंदी बनाए गए। भूमिगत रहकर अत्यंत कुशल पूर्वक उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। जुलाई 1951 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादियों के सम्मेलन में भाग लिया। वे कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापकों में से एक से तथा 1943 में एशियाई समाजवादी सम्मेलन बुलाने का श्रेय भी उन्हीं को प्राप्त है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने समाजवाद को गांधीवाद के साथ मिलाने का विचार दिया था। तो वो भी एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और समाजवाद को उन्होंने गांधीवाद से मिलाने का काम किया। लोहिया का व्यक्तित्व एवं विचार प्रणाली बहुत ही व्यापक थी। उन पर मार्क्स और गांधी दोनों का प्रभाव था, लेकिन ना तो वे पूरे मार्क्सवादी थे न पूरे गांधीवादी थे। वे बहुत कुछ समन्वयवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, यानी ये काइंड ऑफ सभी से सभी चीजें लेने की बात करते थे, सभी से अच्छी चीजें लेने की बात करते थे और चाहते थे कि मार्क्सवाद या गांधीवाद का अंधानुकरण न करके इसके सिद्धांतों की बहुमूल्य बातों को व्यवहार में उतारा जाना चाहिए। हम मार्क्सिज्म से भी कुछ लें, समाजवाद का कॉन्सेप्ट लें, निजी संपत्ति के उन्मूलन का कॉन्सेप्ट लें और जो समानता है उसका कॉन्सेप्ट लें, और गांधी से हम ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और जो ग्राम स्वराज्य है उसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। संक्षेप में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में जन्मे लोहिया स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी विचारक थे। उच्च शिक्षा हेतु लोहिया बर्लिन जर्मनी गए और वहां उन्होंने साल्ट एंड सत्याग्रह, भारत में नमक आंदोलन विषय जो कि गांधी का सामाजिक आर्थिक दर्शन है, पर 1932 में पीएचडी की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लोहिया के पीएचडी का विषय क्या था, तो ये क्या था? साल्ट एंड सत्याग्रह। फिर 1934 में लोहिया भारत पुनः लौटे और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और इस दबा समूह के समाचार पत्र कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक बने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लोहिया की भूमिका भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो का कार्य संभालना रही, जिसका नाम था आजाद हिंद रेडियो। फिर स्वतंत्रता के बाद लोहिया ने किसानों के हितार्थ हिंद किसान पंचायत का गठन किया। पुर्तगालियों के विरुद्ध गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया। वहीं उन्होंने नेपाल मुक्ति का भी समर्थन किया था। 1948 में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अलग हो समाजवादी पार्टी बन गई और लोहिया इस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 1952 में समाजवादी पार्टी प्रजा समाजवादी पार्टी बन गई। कब? 1952 में। 1955 में कांग्रेस की आवाड़ी यानी मद्रास अधिवेशन के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई। फूट का कारण था आवाड़ी अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद का प्रस्ताव पारित किया गया। 1955 में लोहिया ने प्रजा समाजवादी पार्टी छोड़ भारतीय समाजवादी पार्टी बना ली और 1964 में संयुक्त समाज पार्टी का गठन किया। फिर 1962 में नेहरू के विरुद्ध फूलपुर यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। फिर 1963 में बाई इलेक्शन में फर्रुखाबाद से जीते और 1963 से 67 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 1967 के आम चुनावों में गैर कांग्रेसवाद का नारा दे विपक्षी एकता के मुख्य रणनीतिकार बन गए। इंदिरा गांधी को ये गूंगी गुड़िया कहा करते थे। लोहिया ने जाति प्रथा के विरुद्ध जाति तोड़ो आंदोलन, किसानों के लिए दाम बांधो आंदोलन और मातृभाषा के लिए हिंदी आंदोलन चलाया था। इन्होंने पिछड़ी जातियों को लामबंद करने का काम किया। भूमि सेना व 1 घंटा देश खोदो आदि सार्वजनिक कार्यक्रम चलाए।
लोहिया ने भारत पाक महासंघ बनाने का प्रस्ताव दिया, दोनों देशों के मध्य एकता की स्थापना के लिए। लोहिया के प्रयासों से 1953 में रंगून में एशियाई समाजवादी सम्मेलन हुआ। अस्पृश्यता निवारण हेतु इन्होंने विश्वनाथ मंदिर में हरिजनों के प्रवेश हेतु आंदोलन चलाया। जाति प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने अंतरजातीय विवाह, सहभोज, भूमि वितरण, आरक्षण, वयस्क मताधिकार एवं प्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन किया। नारी सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक लोहिया ने कहा कि विश्व में दो वस्तुएं प्राप्त करने योग्य होती हैं, एक ईश्वर, दूसरा नारी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें महान योद्धा, क्रांतिदर्शी, पद दलित व शोषितों का मसीहा कहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार लोहिया ने एक महान देशभक्त, आदर्शवादी एवं जीवन पर्यंत विद्रोही के रूप में अपना जीवन गरीबों की सेवा में उत्सर्ग कर दिया। प्रसिद्ध समाजवादी नेता एन जी रंगा ने लोहिया को विद्रोहियों का सरताज कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सच्चे समाजवाद का प्रेरक स्तंभ कहा है। परतंत्र भारत की दुर्दशा पर लोहिया ने लिखा है कि सारा देश टूटा हुआ है, देश की आत्मा टूट गई है। मैं जानता हूँ या मैं चाहता हूँ कि क्या इतिहास में कोई और ऐसा भी देश रहा है जो इतना टूटा है जितना हिंदुस्तान। 1939 में जब लोहिया गिरफ्तार हुए तब महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक डॉक्टर लोहिया जेल में है तब तक मैं खामोशी से नहीं बैठ सकता। उनमें ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे नहीं मालूम, तो उनसे ज्यादा बहादुर और सरल आदमी मुझे नहीं मालूम। ऐसा गांधी जी ने लोहिया के बारे में कहा था जब 1939 में लोहिया जी को गिरफ्तार किया गया था। लोहिया की कुछ कृतियां हैं तो एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल पॉलिसी 1952 में आती है, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 में, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। इतिहास का चक 1955 में आती है, क्रम भी याद रखिएगा इनका। बिल टू पावर 1956 में आती है। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन 1960 में आती है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 में। द कास्ट सिस्टम 1964 में। द फ्रेगमेंट ऑफ वर्ड माइंड 1965 में आती है। एंड द मिस्ट्री ऑफ स्टैनफोर्ड क्रिप्स। समाचार पत्र मैनकाइंड ये अंग्रेजी में था और जन ये हिंदी में था। लोहिया के राजनीतिक विचार देख लेते हैं तो समान दूरी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ये क्या है? तो 1953 में अशोक मेहता के सिद्धांत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की राजनीतिक मजबूरी अर्थात कांग्रेस का सहयोग के विरुद्ध लोहिया ने कांग्रेस व साम्यवादियों यानी दोनों से दूर रहने के लिए समान दूरी का सिद्धांत दिया कि हमें साम्यवादियों से भी दूर रहना है, हमें कांग्रेस से भी दूर रहना है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करनी है साम्यवादियों से भी और कांग्रेस से भी। अशोक मेहता ने अपनी थीसिस पिछड़े हुए अर्थतंत्र की राजनीतिक बाधाएं में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा समाजवाद के निकट आ रही है, अतः भारत में समाजवाद की स्थापना के लिए कांग्रेस और प्रजा समाजवादी दल में सहयोग स्थापित हो जाना चाहिए। मेहता के विपरीत डॉक्टर लोहिया ने समान दूरी का सिद्धांत के तहत प्रजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव संबंधी समझौता भले कर ले पर इससे अटल मैत्री नहीं रखेगी। पार्टी को कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समान दूरी रखनी चाहिए। चौखंबा सिद्धांत तो 4 पिलर थ्योरी, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का यह सिद्धांत गांधी जी के लोकतंत्र के महासागरी तरंग सिद्धांत यानी ओसेनिक सर्किल ऑफ पावर से मिलता जुलता है। हमने गांधी जी के जब सिद्धांत पढ़ा था ओसेनिक सर्किल ऑफ पावर, उसमें कहा था कि इसमें एक लहर, जैसे आप नदी में या समुद्र में पत्थर फेंकते हैं तो एक लहर दूसरी लहर को शक्ति देते हुए आगे बढ़ती जाती है, तो ये इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है चौखंबा सिद्धांत, जो कि राम मनोहर लोहिया का है। तो चारों स्तरों में सावयवी एकता यानी ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए। 4 खंभे अपना पृथक पृथक अस्तित्व रखते हुए एक छत के माध्यम से जुड़े रहेंगे। ये 4 खंभे क्रमशः ग्राम है, मंडल है, केंद्र प्रांत है और केंद्र सरकार है। 4 खंभे कौन कौन से हैं? 4 खंभे हैं ग्राम, मंडल, प्रांत और केंद्र सरकार। लोहिया इन खंभों की संख्या बढ़ाकर विश्व संसद या विश्व सरकार की भी स्थापना चाहते थे, जो 5वां खंभा था। लोहिया ने जिला स्तर पर कलेक्टर के पद को समाप्त करने के लिए कहा क्योंकि यह प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रतीक है। लोहिया का चौखंबा राज्य गांधी की ग्राम स्वराज की धारणा से अलग है। गांधी की ग्राम स्वराज में ग्राम आत्मनिर्भर है, जबकि चौखंबा में गांव एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो गांधी क्या कहते हैं कि हमें विलेज रिपब्लिक बनानी है जहां पर सारे विलेज आपस में सेल्फ रिलायंट होंगे, लेकिन लोहिया का जो सिस्टम है उसमें जो विलेज है आपस में इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंट है। लोहिया का चौखंबा यही है कि
जो लोहिया का जो चौखंबा सिद्धांत है वो गांधी जी के ग्राम स्वराज से भिन्न इस अर्थ में है कि चौखंबा में सभी गांव एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, जबकि जो गांधी के ग्राम स्वराज है आपस में सेल्फ रिलायंट है, यानी कि मतलब स्वयं में सेल्फ रिलायंट है। लोहिया ने अपनी प्रसिद्ध कृति एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में आई थी, में चौखंबा राज की अवधारणा दी। चौखंबा राज में समुदाय द्वारा समुदाय के लिए और समुदाय का शासन स्थापित होता है। समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय का शासन स्थापित होता है। फिर 7 रेवोल्यूशन की बात करते हैं, 7 क्रांतियों की बात करते हैं। तो ये 7 क्रांतियां आर्थिक और सामाजिक न्याय तथा समाजवाद का आधार स्तंभ होगी। 7 क्रांतियां 1966 में कोटा में पार्टी अधिवेशन में प्रथम बार इसकी घोषणा की थी। 7 क्रांतियां कौन कौन सी होंगी? सबसे पहले स्त्री पुरुष समानता दी जाएगी। दूसरा, रंग भेद व प्रजाति भेदभाव का विरोध किया उन्होंने, रंग भेद नहीं होना चाहिए, या जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जाति प्रथा का उन्मूलन हो। विदेशी गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता व विश्व लोक राज्य के लिए क्रांति। विदेशी गुलामी के विरुद्ध स्वतंत्रता व विश्व लोक राज्य के लिए क्रांति। फिर आर्थिक असमानता का उन्मूलन ये करना चाहते थे। इसके साथ ही साथ 6वां था निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के विरुद्ध लोकतांत्रिक पद्धति के लिए क्रांति। सत्याग्रह में विश्वास व हथियारों का निशस्त्रीकरण। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोहिया ने 4 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया था। पहला, युद्ध भर्ती का विरोध कर रहे थे ये। देशी रियासतों में आंदोलन चलना चाहिए। युद्ध कर व कर्ज को मंजूर न करना व न ही अदा करना। ब्रिटिश माल जहाजों से माल उतारने और लादने से इंकार करने वाले मजदूरों का संगठन बनाया जाना चाहिए। अब व्हील ऑफ हिस्ट्री उनकी पुस्तक है, 1955 में आती है, इसको देखते हैं। तो इसमें उन्होंने इतिहास का चक्र वर्ग एवं वर्ण परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। वर्ग एवं वर्ण परिवर्तन का सिद्धांत दिया है, इसको चलिए देखते हैं। तो लोहिया के अनुसार इतिहास एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता है, जैसा कि मार्क्स व हेगल ने व्याख्या की है कि जैसे मार्क्स ने कहा कि मैटर इज द मूविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो मैटर ने ही केवल और केवल इतिहास को गति दी है और ये सीधी रेखा में बढ़ा। जबकि जो हेगल आइडिया की बात करता है, लेकिन लोहिया क्या कहते हैं कि इतिहास एक सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि चक्रीय गति से आगे बढ़ता है। इससे देश उभरते व गिरते रहते हैं। लोहिया ने हेगल व मार्क्स के विपरीत द्वंदात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड जो कि प्लेटो देता है के समर्थक हैं, या की अलग से व्याख्या की। लोहिया के अनुसार जाति व वर्ग ऐतिहासिक गति विज्ञान की 2 मुख्य शक्तियां। जाति व वर्ग ऐतिहासिक गति विज्ञान की 2 मुख्य शक्तियां, इन दोनों के मध्य लगातार द्वंद्व और खींचतान चलती रहती है तथा इनमें टकराव से इतिहास आगे बढ़ता है। भारत में दास्ता का एक लंबा दौर वर्ग नहीं बल्कि जाति प्रथा का परिणाम था, क्योंकि हम आपस में एक ही नहीं थे, हम आपस में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे, जिससे अंग्रेजों को फूट डालो और राज करो की नीति बहुत ज्यादा अच्छी सफल हो गई। अब तक का मानव इतिहास जातियों और वर्गों के बीच आंतरिक गति का इतिहास है। जातियां शिथिल होकर वर्ग बन जाती हैं और वर्ग संगठित हो जाते हैं तो जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। तो बेसिकली जब जातियां शिथिल हो जाती हैं, थोड़ा कमजोर हो जाती हैं, तो वर्ग बन जाती हैं, और जब वर्ग संगठित हो जाते हैं तो जातियों का रूप धारण कर लेते हैं। जातियां बंद, गतिहीन, निष्क्रिय और रूढ़िवादी होती हैं तो जातियां बंद होती हैं। अब ब्राह्मण में कोई शूद्र कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं आ सकता है, वो गतिहीन होती हैं, उनमें कोई गति नहीं होती है, निष्क्रिय रहती हैं, रूढ़िवादियां उन्हें रहता है। जबकि वर्ग खुले होते हैं, वो गतिशील होते हैं। तो आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट वर्ग से बिलोंग करते हैं या मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं, ये बदलता रहता है। आप कोई भी मजदूर पूंजीपति वर्ग में जा सकता है। तो वर्ग मजबूत रहे, मतलब वर्ग खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं और डायनेमिक रहते हैं। वर्ग व जात के मध्य घड़ी के दोलक की तरह अंतर क्रिया होती है तथा दोलन क्रिया इतिहास को आगे बढ़ाती है। उदाहरण के रूप में यूरोप में अमीर वर्ग की बजाय सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ, वहीं भारत में ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रियों की बजाय अन्य पिछड़े वर्गों एवं दलित जातियों का उभार हुआ है। इतिहास को गति देने के लिए विचार, आइडिया और मैटर दोनों ही समान महत्व रखते हैं। आइडिया के अनुसार, लोहिया के अनुसार, घटनाओं का तर्क व इच्छा का तर्क इतिहास का मार्ग निर्धारित करता है। घटनाओं का तर्क और इच्छा का तर्क। जहां हेगल आत्म तत्व या प्रत्यय यानी स्पिरिट को सृष्टि का आधार तत्व मानते हैं, वहीं कार्ल मार्क्स भौतिक तत्व यानी मैटर को, जबकि लोहिया ने चेतन यानी आत्म तत्व पदार्थ दोनों को महत्वपूर्ण माना है, अरस्तु की तरह। अरस्तु भी मैटर और आइडिया दोनों को महत्वपूर्ण मानता है। लोहिया की जातियां व वर्गों के बीच संघर्ष की धारणा इटली के समाजवादी पेरेटो के अदला बदली के सिद्धांत यानी सर्कुलेशन ऑफ एडिट के तुल्य है, जहां इतिहास में संघर्ष किरायाजीवियों यानी लगान उपजीवी भूस्वामी तथा सट्टेबाजों द्रव्य के स्वामी धनिक के मध्य होता है।
जाति व वर्ग के गुण दूसरे के विपरीत होते हैं, तो जाति व वर्ग के गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अतः उनमें संघर्ष स्वाभाविक है। जातियां बंद, वर्ग खुले होते हैं, तो जातियां बंद होती हैं, वर्ग खुले होते हैं। लोहिया के अनुसार यह वर्गों या जातियों तथा विचार प्रेरक प्रवृत्तियों और सभ्यताओं के मध्य संघर्ष इतिहास तब तक चलता रहता है जब तक मनुष्य में बुराई समाप्त नहीं हो जाती। ये संघर्ष चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? जब तक मनुष्य में बुराइयां समाप्त नहीं हो जाती। लोहिया ने चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक चक्र के इतिहास को समझाया। इसमें देश का उत्थान और पतन होता रहा है। समाजशास्त्री सोरोकिन, टाइनबी, स्प्रेंगलर ने चक्र सिद्धांतों से इसकी तुलना की जा सकती है। साथ ही यह अरस्तु के चक्र सिद्धांत से भी प्रेरित है कि कैसे डेमोक्रेसी से टायरनी आई, टायरनी से फिर ओलिगार्की आई, ओलिगार्की से अन्य चीजें आई और अंतिम में फिर से वही मतलब चक्री चलता रहता है। टाइनबी का अनुसरण करते हुए लोहिया ने तर्क दिया है कि समाज के भीतर का वर्ग संघर्ष बाहर से संबंधित है। लोहिया का नवीन व एशियाई समाजवाद, तो ये उनकी पुस्तक मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म जो कि 1963 में आती है में वर्णित है। तो लोहिया का समाजवाद मार्क्स व गांधीयन समाजवाद का मिश्रण है। तो लोहिया ने समाजवाद की संपन्नता व समता के संयोजन के रूप में इसको देखा है। तो लोहिया ने समाजवाद को संपन्नता व समता के संयोग के रूप में इसको देखा है। इसमें मार्क्सवाद के और गांधीयन दोनों के गुण देखने को मिलते हैं। तो लोहिया का समाजवाद मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद, गांधी के सर्वोदय, अहिंसा व सत्याग्रह एवं फेबियनवाद के मिश्रण से बना लोकतांत्रिक समाजवाद था। लोहिया को मार्क्सवाद वाली हिंसा व एकल पार्टी प्रभुत्व पसंद नहीं था, बल्कि वे गांधी के अहिंसक तरीके के अनुयायी थे। इसलिए लोहिया मार्क्सवाद को एक मरा हुआ सिद्धांत या मरणशील अवस्था मानते थे। मार्क्स के वर्ग संघर्ष में किसानों की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मार्क्स किसानों को संपत्ति के स्वामी व भोजन के लिए ऊंची कीमतें लेने वाला शोषणकर्ता मानते थे, जबकि लोहिया लेनिन व माओ की तरह कृषकों को महत्वपूर्ण मानते थे। जहां मार्क्स ने गरीबों व वर्ग को महत्व नहीं दिया, वहीं लोहिया ने गरीबी व जाति को, लोहिया के अनुसार गरीबी व सामाजिक विभाजन अंतः संबंधित है तथा एक दूसरे की दुर्बलताओं पर फल फूल रहे। लोहिया के अनुसार गरीबी के खिलाफ युद्ध तभी कामयाब होगा जब तक साथ साथ जातियों के खिलाफ भी होता रहेगा। तो गरीबी के खिलाफ युद्ध तभी कामयाब होगा जब तक वह साथ साथ जाति के खिलाफ भी होता रहेगा। तो हमें जाति और गरीबी दोनों को एक साथ खत्म करना है। लोहिया के अनुसार समाजवाद का विचार काफी समय तक पूंजीवाद व साम्यवाद के समूह के पीछे रहा तथा उधार की सांसों पर जीवित रहा। समाजवाद का विचार है वो काफी समय तक पूंजीवाद व साम्यवाद के समूह के पीछे रहा, यानी कि समाजवाद में पूंजीवाद में जो परिवर्तन आया था, उदार व्यवस्था आई थी जहां पर पॉजिटिव फ्रीडम की बात की जाती थी, तो यही था कि ये पूंजीवादी व्यवस्था या साम्यवाद के पीछे भी रहा। हमने देखा है कि ज्यादातर अभी भी अगर समाजवाद को देखा जाए तो लोग साम्यवाद से उसको एसोसिएट करते हैं, तो यही है, ये उधार की सांसों पर जीवित रहा। यूरोपियन समाजवाद में लोकाचार, इथोस व उत्साह यानी कि इलान का अभाव था, इथोस व इलान का अभाव था। परिणाम स्वरूप वहां समाजवादी चिंतन नष्ट हो गया। गांधी से भेद, तो लोहिया के अनुसार गांधी की आत्मनिर्भर ग्राम की अवधारणा, ग्रामीण गणतंत्र, चरखा अर्थशास्त्र व ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बेहद कल्पनाशील है। लोहिया नेहरू के समाजवाद को ढकोसला कहते थे। उन्हीं के शब्दों में, एशिया का उदारवादी नेता नेहरू एक ढोंगी और केवल शब्द जाल वाला व्यक्ति है, इसमें यथार्थ का अभाव है। वह भाषण में समाजवादी लेकिन कार्य में अनुदारवादी, कंजर्वेटिव। भाई उन्होंने हिंदू कोड बिल को लाने में जो काइंड ऑफ उसको विरोध किया था, तो यही बात है। लोहिया के अनुसार गरीबी के समान बंटवारे का काम समाजवाद नहीं बल्कि समृद्धि का अधिक से अधिक समान वितरण समाजवाद कहलाता है। तो गरीबी का समान बंटवारा ना हो कि सब बराबर के गरीब हो, ऐसा नहीं, बल्कि समृद्धि का अधिक से अधिक बंटवारा, ये समाजवाद कहलाता है। ऐसा नहीं कि सभी गरीब हैं, सभी समान रूप से गरीब हैं, ये नहीं है समाजवाद। समाजवाद यह है कि समृद्ध सभी समान रूप से। धर्म के व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनका कहना है कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति व राजनीति अल्पकालिक धर्म है। धर्म क्या है? ये दीर्घकालिक राजनीति और राजनीति अल्पकालिक धर्म है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। फिर लोहिया ने यूरोपीय समाजवाद की बजाय एशिया के लिए ज्यादा मौलिक समाजवाद की रूपरेखा रखी, क्योंकि एशिया का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पर्यावरण अलग। एशिया में धर्म, जाति, प्रजाति, राजनीति का अजीब घालमेल है।
नौकरों, नौकरशाहों, राजनेताओं और उद्योगपतियों का नवीन वर्ग उदित हो चुका है। लोकतांत्रिक राजनीति में अपराध व भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए उन्हें एशिया में एक नए या मौलिक समाजवाद की जरूरत है। वेस्ट से इम्पोर्टेड या वेस्ट से लाया हुआ समाजवाद यहाँ काम नहीं करेगा। लोहिया का तर्क है कि मार्क्स ने तीसरे दुनिया की विशिष्ट व असाधारण दशाओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया। मार्क्स ने उत्पादन की एशियाटिक जो सिस्टम था की बात तो की है, पर यह मूलभूत मुद्दों से बचने की एक चाल है। नवीन समाजवाद के 4 स्तंभ होंगे: समानता, लोकतंत्र, अहिंसा और विकेंद्रीकरण। नवीन समाजवाद के कौन कौन से 4 स्तंभ होंगे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र लोहिया के समाजवाद के जो नवीन समाजवाद है उसके 4 स्तंभ बताइए, तो आप बताएंगे क्या क्या? समता है या समानता है, ठीक, उसके साथ लोकतंत्र है, फिर उसके साथ अहिंसा है और फिर विकेंद्रीकरण है। अहिंसा ये गांधी से प्रभावित है, विकेंद्रीकरण भी गांधी से प्रभावित है, लोकतंत्र और समानता ये मार्क्सवाद से प्रभावित है, तो लोकतंत्र तो उदारवादियों से प्रभावित है, लेकिन ठीक। फिर भारतीय समाजवादी आंदोलन के 4 युग लोहिया बताते हैं। 4 युग: पहला युग 1934 से 56 के बीच में रहा, 1934 से 46 के बीच में रहा, ये अदरखी जमाना या मिर्च गुट था। 1934 में असली समाजवादी धारा प्रारंभ हुई लोहिया के अनुसार। कब? 1934 में। लोहिया के अनुसार प्रथम युग जरा गर्मी लाने वाला, कुछ थोड़ा सा आगे जाने वाला, कुछ ज्यादा तीव्रता व पैनापन से काम करने वाला गुट था। ये वही समय था जब हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरा युग, अब आजादी मिल गई है, 1947 से 51 के बीच में रहा, ये उफान वाला था, दिखावटी ताकतें इसमें ज्यादा थी, दिखावटी ताकतों का इसमें युग था कुल मिला के। तीसरा जो युग आया ये 1952 से 55 तक चला, तोड़ तथा तनाव का युग, आपस में खींचतान या मोड़ का युग था ये। फिर 1956 से ये क्रांतिकारी युग अब आ चुका है। लोहिया समाजवादी बुरे हो सकते हैं, समाजवाद नहीं। समाजवादी एज ए इंडिविजुअल कोई व्यक्ति बुरा हो सकता है, लेकिन समाजवाद का जो आइडिया है वो कभी भी बुरा नहीं हो सकता। फिर स्थानीय नागरिक अवज्ञा का सिद्धांत यानी परमानेंट सिविल डिसोबीडियंस, गांधी सिविल डिसोबीडियंस देते हैं, ये परमानेंट सिविल डिसोबीडियंस देते हैं। तो लोहिया लियोन ट्रॉट्स्की के स्थायी क्रांति यानी परमानेंट रेवोल्यूशन सिद्धांत से प्रभावित थे। लोहिया ने अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीकों से स्थायी नागरिक अवज्ञा की अवधारणा दी, यानी आप परमानेंट सिविल डिसोबीडियंस करिए। इसके तहत प्रत्यक्ष कार्यवाही की तरह लगातार हड़तालें, धरना, प्रदर्शन, असहयोग, जेल भरो आंदोलन किया जाता है। लोहिया के अनुसार सामाजिक क्रांति के 3 मूल तत्व हैं: पहला कारावास, दूसरा कुदाल, तीसरा मतदान। कुदाल फावड़ा ये कर्मशीलता का प्रतीक है, यानी हम खेती कर रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं। मतदान ये जनतंत्र का प्रतीक है, यहाँ पर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हम अपने मत की अभिव्यक्ति दे रहे हैं और हम जिसे चाहते हैं उसको सरकार में ला रहे हैं। और कारावास ये बुराइयों के प्रतिरोध का सीधा उपाय है, ये है ना, बुराइयों के प्रतिरोध के सीधे उपाय का ये प्रतीक है। तत्कालिकता का सिद्धांत, तो यह युवाओं में बहुत लोकप्रिय था। लोहिया के अनुसार संगठन का निर्माण व कार्य साथ साथ चलते रहने चाहिए। आप संगठन का निर्माण भी करिए, प्लस उसमें जो सोशल एक्टिविटीज है उनको भी साथ साथ चलिए। ऐसा नहीं कि पहले आप संगठन बनाएं, सोशल एक्टिविटी बाद में करें। लोहिया ने रचनात्मक आतंकवाद व उग्रता निर्माण की दृढ़ता से वकालत की। रचनात्मक आतंकवाद यानी कंस्ट्रक्टिव टेररिज्म, कि आप चीजों को कंस्ट्रक्टिव रूप से चेंज कर दीजिए, चीजों में परिवर्तन लाइए ना। हमेशा ही जो पीसफुल चेंजेस हैं या धीमी गति के चेंजेस हमेशा ही सही नहीं रहते हैं, कभी कभी क्रांतिकारी चेंजेस भी लाने चाहिए। तो 1991 में भारत ने क्या किया, पूरी तरह से ड्रास्टिकली अपनी इकोनॉमी को चेंज कर दिया और क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आज देखिए कितना वो प्रभावी रहा, कितना अच्छा रहा सिस्टम। ठीक है, कुछ प्रोस एंड कॉन्स हर चीज में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की जो पिछले 35 वर्षों की जो यात्रा रही है, 25 वर्षों की, वो बहुत ही स्मूथ रही, वो बहुत ही अच्छी रही। लोहिया का इस संदर्भ में कथन है कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करेंगे कि चुनाव आए, फिर हम सरकार बदलें, फिर हमारा हित हो। करो प्रदर्शन, करो घेराव। लोहिया का अंतर्राष्ट्रवाद, तो लोहिया नेहरू की गुट निरपेक्ष नीति के कटु आलोचक थे। उनकी बजाय वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ विश्वस्त मित्र बनाने के पक्षधर थे। तटस्थता की बजाय नव स्वतंत्र एशियाई देशों को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरी शक्ति सोवियत संघ या अमेरिका गुट से अलग लाने के पक्षधर थे। फिर उन्होंने चौखंबा सिद्धांत को बढ़ाते हुए 5वें खंबे के रूप में विश्व सरकार की स्थापना का विचार दिया था। लोहिया के अनुसार भारत को ब्रिटेन के नेतृत्व में चलने वाले राष्ट्रमंडल से संबंध विच्छेद करना लेना चाहिए, क्योंकि ये औपनिवेशिकता का ये
कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट को ये बढ़ावा देता है और ये हमें हमारी गुलामी की आज़ादी या हमें हमारी गुलामी की याद दिलाता है। लोहिया ने भारत पाक महासंघ का विचार दिया था। तो उनका बेसिकली मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक महासंघ बने जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। लोहिया के स्वतंत्रता संबंधी विचार, स्वतंत्रता मानवीय स्वभाव व मानवीय विकास की पहली शर्त है। जैसा कि रॉल्स बोलता है कि स्वतंत्रता क्या है, ये मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका। इसी प्रकार लोहिया क्या मानते हैं कि मानवीय स्वभाव व मानवीय विकास की पहली शर्त है। वे स्वतंत्रता के दो विशेष प्रकार बताते हैं। पहला संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता, इसको राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। हमारी संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता है, हम कितनी संपत्ति रख सकते हैं, कितनी संपत्ति हम बेच सकते हैं या हम संपत्ति कितनी इकट्ठा कर सकते हैं, ये राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। और गैर संपत्ति स्वतंत्रता, ये गैर संपत्ति मूलक स्वतंत्रताएं वे हैं जिनका सीधा संबंध व्यक्ति के आंतरिक मन व जीवन से है। लोहिया के समानता संबंधी विचार, तो लोहिया के अनुसार स्वतंत्रता और समानता अविभाज्य हैं, यानी इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समानता है तभी स्वतंत्रता होगी। समानता दो प्रकार की होती है, एक तो अमूर्त, दूसरी मूर्त। अमूर्त समानता का अभिप्राय एक वातावरण, मनोवेग अथवा कोई स्वप्न होता है जिसके आधार पर राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की रचना की जाए। तो अमूर्त समानता क्या है? एक वातावरण होती है, एक मनोवेग होता है, एक स्वप्न होता है, हमारी एक माइंडसेट होता है, बेसिकली हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, इसके आधार पर हम राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की रचना करते हैं। ऐसी समानता केवल एक अव्यवहारिक भावना मात्र है। मूर्त समानता व्यवहार में लागू हो सकती है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से लागू कर भी चुके हैं। लोहिया के सामाजिक विचार, तो लोहिया का मानना था कि सच्चे समाजवाद की स्थापना के लिए भारत में वर्ग विभेद के साथ साथ जाति विभेद की समाप्ति आवश्यक है। जाति पात के प्रबल विरोधी लोहिया ने इसको प्रथा पर चौतरफा हमले का आह्वान किया है। उनका मानना था कि अब तक जाति प्रथा पर केवल डेढ़मुखी हमले हुए, एक धार्मिक आधा सामाजिक। तो अभी तक जो जाति प्रथा है उस पर डेढ़मुखी हमले हुए, एक तो धार्मिक हमला हुआ, दूसरा आधा सामाजिक, इसलिए हजारों वर्षों से समाप्त नहीं हो पाया। तो तरफा हमला होगा तो इसमें धार्मिक हमला होगा, यानी धर्म गुरुओं व धर्म ग्रंथों द्वारा संदेश दिया जाएगा पहले कि आप इसको खत्म करिए। दूसरा सामाजिक हमला होगा, यानी सहयोग व अंतरजातीय विवाह होंगे, रोटी बेटी का रिश्ता होगा, तब ये खत्म होगी। तीसरा राजकीय हमला होगा, यानी वस्त मताधिकार होगा, पिछड़ों और दलितों को विशेष अवसर दिए जाएंगे। और चौथा होगा आर्थिक हमला, यानी जमीन का मालिकाना हक देना पिछड़ों को और उनकी मजदूरी बढ़ाना। तो चौतरफा हमला किया जाना, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। फिर थ्योरी ऑफ टोटल इफिशियंसी, संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। लोहिया का यह सिद्धांत स्वतंत्रता से संबंधित है। अधिकतम दक्षता यानी मैक्सिमम इफिशियंसी सिद्धांत का उल्टा है। तो लोहिया का थ्योरी ऑफ टोटल इफिशियंसी, तो थ्योरी ऑफ टोटल इफिशियंसी ये मैक्सिमम इफिशियंसी सिद्धांत का उल्टा है। जो थ्योरी ऑफ टोटल इफिशियंसी है ये मैक्सिमम इफिशियंसी का सिद्धांत का उल्टा है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी यानी अधिकतम दक्षता के तहत व्यक्ति स्वतंत्रता की मांग आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन व सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करता है, यानी स्वयं के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए करता है। उदारवाद व पूंजीवादी लोकतंत्र में यह एकांगी व संकीर्ण सिद्धांत ही काम करता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है अधिकतम दक्षता में जो व्यक्ति स्वतंत्रता की मांग करता है वो सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है, यानी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए ऐसी मांग करता है। लेकिन संपूर्ण दक्षता सिद्धांत के तहत स्वतंत्रता की मांग का दोहरा उद्देश्य है। पहला, व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के साथ साथ संपूर्ण मानवता का विकास हो। तो व्यक्ति का विकास तो हो ही, साथ ही साथ संपूर्ण मानवता का विकास हो। जबकि मैक्सिमम इफिशिएंसी में क्या होता है, केवल व्यक्ति का विकास होता है, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तो ये एक एकांगी और संकीर्ण व्यवस्था है। जबकि टोटल इफिशिएंसी में हम न केवल अपना संपूर्ण सर्वांगीण विकास करते हैं बल्कि विश्व का या मानवता का भी कल्याण के बारे में सोचते हैं। लोहिया का लोकतांत्रिक समाजवाद इस सिद्धांत का समर्थक है। फिर गांधीवादियों की श्रेणियां, तो लोहिया बताते हैं, लोहिया ने गांधीवादियों की 3 श्रेणियां बताई। पहली, सरकारी गांधीवादी। तो इस कोटि में लोहिया ने उन कांग्रेसियों को रखा है जो महात्मा गांधी के नाम पर माला जपते आए हैं और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू। फिर मठी या मठाधीश गांधीवादी, तो इस कोटि में उन लोगों को रखा गया है जो गांधी के नाम पर कायम संस्थाओं के मुखिया बने, फॉर एग्जाम्पल विनोबा भावे। फिर कुजात गांधीवादी, इस श्रेणी के गांधीवादी उपयुक्त गांधीवादियों की तरह स्वस्वार्थ के लिए गांधी के कहे सुने पर आंख मूंद कर नहीं चलते बल्कि अपनी सूझबूझ व चिंतन मनन से चलते हैं। ये कुजात गांधीवादी ही गांधी की विरासत के असली हकदार है। लोहिया स्वयं को इस तीसरी कोटि का गांधीवादी मानते हैं।
भारत विभाजन के गुनाहगार, ये उनकी पुस्तक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, ये उनकी पुस्तक 1960 में आई थी। तो यह पुस्तक लोहिया ने 1958 में प्रकाशित मौलाना आजाद की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के विरोध में लिखी थी। मौलाना आजाद ने इस पुस्तक में भारत पाक विभाजन के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं, विशेषकर नेहरू व सरदार पटेल को उत्तरदायी ठहराया था इंडिया विंस फ्रीडम में। लोहिया ने अपनी पुस्तक में किसी एक या दो या तीन नेताओं को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने नेहरू की सत्ता की भूख, पटेल व राजगोपालाचारी का उतावलापन, गांधी की अहिंसा, जिन्ना की सांप्रदायिकता के अलावा अखंड भारत का समर्थन करने वाले हिंदूवादी तत्वों यानी आरएसएस व हिंदू महासभा के तत्कालिक नेता तथा कम्युनिस्टों को भी इसके लिए दोषी माना था। मौलाना आजाद ने क्या किया, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक में कहा कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू या पटेल, ये जिम्मेदार थे भारत पाकिस्तान के विभाजन का। लेकिन जो राम मनोहर लोहिया ही कहते हैं केवल ये लोग बस जिम्मेदार नहीं थे, ये तो जिम्मेदार थे ही, उसके साथ ही साथ जो हिंदूवादी ताकतें थी, कम्युनिस्ट थे, वो भी उधार इसमें जिम्मेदार थे। फिर लोहिया ने भारत पाक के विभाजन के मुख्य 8 कारण बताए हैं। पहला, ब्रिटिश कपट, तो लॉर्ड व लेडी माउंटबेटन द्वारा नेहरू का प्रयोग किया गया। पहला तो ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे कि भारत का एकीकरण हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जैसा उन्हें बफर स्टेट क्रिएट करना था ना, जहां से उन्हें पूरे सेंट्रल एशिया पर, पूरे जो रूस का है पूरा, वो सोवियत संघ उस समय तत्कालीन समय में, वो पूरा उसको नियंत्रित करना था, इवन चाइना को भी नियंत्रित करना था। तो एक ऐसा उनके पास मोहरा चाहिए रहता है कि जिसके माध्यम से वो सबको कंट्रोल कर सके, इवन भारत को भी कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि अगर भारत को इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया जाएगा तो भारत महाशक्ति न बन जाएगा। अब अगर भारत एक अखंड भारत होता, इन द सेंस कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी जुड़े हुए होते, तो आज भारत की रीच कहां से कहां तक होती। आज भारत को किसी से द्वार मांगने की जरूरत ना पड़ती कि भाई साहब मुझको समुद्र का रास्ता दे दो, या पाकिस्तान मुझको अपने यहाँ से निकाल दो। भारत पूरा यूरोप तक पहुंच जाता। तो भारत की जो इकोनॉमी है यूरोप तक पहुंच जाता, रशिया तक पहुंच जाता। भारत की जो रीच है वो पूरे विश्व तक हो जाती है, पूरे यूरोप तक तो हो ही जाती। इससे भारत एक आने वाले 70 साल में जो हमारी स्थिति है, हम उससे 10 गुना और अच्छे हो जाते। अंग्रेजों को पता था, उस विजन से वो चलना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे साथ कपट किया है, ये बात तो है, लेकिन वो कारण बस नहीं था, उसके साथ साथ और भी कारण थे। पहला, कांग्रेस नेतृत्व का वृद्धपन यानी बुढ़ापा, इसमें सत्ता की भूख बढ़ाई कि जो भी मिले ले लो ले लो ले लो। हिंदू मुस्लिम दंगों की उग्रता, जनता में दृढ़ता व सामर्थ्य का अभाव था। जनता दृढ़ नहीं थी कि अगर चलो ठीक है, हम लड़ेंगे, हम पूरी आजादी लेंगे। गांधी की अहिंसा, तो अहिंसा से आप साम्राज्य नहीं क्रिएट कर सकते हो, अहिंसा से आप इसी तरह के विभाजन को अल्टीमेटली बुलावा दोगे। मुस्लिम लीग व जिन्ना की द्विराष्ट्र नीति, फिर हिंदूवादी तत्वों का अहंकार भी था, फिर अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थता। तो आजादी की जल्दी में नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद अवसरों को पहचानने में भूल कर गए, ये उनका मानना था। दोस्तों, यहाँ से ये थिंकर्स का जो चैप्टर है ये आधा समाप्त होता है। अभी हमें कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, और वो नेट स्पेशल है, क्योंकि ये कोर्स दोस्तों डिजाइन किया गया है बेसिकली राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर को देखते हुए। तो इसमें वो भी थिंकर्स डाले गए हैं। ये मैराथन वीडियो है, इसको आप देखिएगा। इसमें जो आपके मतलब जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके जो काम के वीडियो हैं, जो उनके काम के थिंकर्स हैं, उनको आप पढ़िएगा। बाकी एक वीडियो आएगा लास्ट में, मई के लास्ट में, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इंडियन थिंकर्स का ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हालांकि महत्वपूर्ण थिंकर इसमें कवर कर लिए गए हैं। अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाते हैं तो थिंकर्स में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो थिंकर्स छोटे हैं वो बेसिक थिंकर हैं, वो आप कहीं ना कहीं से उनके बारे में पढ़ ही लेते हैं। तो वो कोई ऐसा सिद्धांत दे के नहीं गए हैं, वो बेसिक चीज़ें बातें करके गए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद या कि टैगोर। तो इनको आप ऐसे मतलब कहीं ना कहीं इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने उनको पढ़ा ही होगा, ये बात है। तो चलिए, अगर आपको दोस्तों ये मैराथन वीडियो होने वाला हुआ है, तो इसको अगर आपने, हालांकि इसमें कट करके चीज़ें छोड़ी गई हैं, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन एक लंबा वीडियो है ये कुल मिला के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके लिए। और जितने भी थिंकर इनमें पढ़ाए गए हैं जो आपके काम के हैं, कुछ तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर को ध्यान में रख के थिंकर्स ऐड किए गए हैं, तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन जितने भर आपके काम के क्वेश्चन हैं, काम के थिंकर हैं, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो ये
आपका थिंकर्स वाला पोर्शन समाप्त हो जाता है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे 100%। आपको इंडियन थिंकर से अगर आप इतना भी कर लेते हैं, इससे बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, विश्वास मानिए आप ये।